Hi student, how are you? Myself M. Jashar. You're most welcome on VT Academy. स्टूडेंट, ये हमारा सीरीज है बायोलॉजी के लिए क्लास 12 के लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे, और मैंने आपको 8 नंबर लेक्चर तक प्रीवियसली आपको कवर करवा चुका हूँ और ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में हम लोग कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो भी आपको पढ़ाया है वो है आपका इम्यूनिटी और डिजीज के बारे में पढ़ाया है आपको, और 8 तक पूरा कवर है हम लोगों का पोर्शन। ये हमारा कैंसर है और कैंसर में जितना भी डिजीज, जितना भी कॉन्सेप्ट होता है, सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत शॉर्ट नोट्स में कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले समझो यहाँ कैंसर क्या होता है। इट्स स्टडी इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर के स्टडी को बोला जाता है। तो कभी भी आपको दिखे क्या ONCO ऑन्को, तो आप समझ लेना समवन रिलेटेड टू कैंसर। अब आते हैं तो सबसे पहला क्या है, कॉजेज। कारण इसका क्या है, तो कैंसर होने का कारण क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब ये होता है वैसा रेडिएशन जो हमारे सेल को डिस्टर्ब कर देता हो, हमारे सेल के फंक्शंस को, हमारे सेल्स के बिहेवियर को चेंज कर देता हो। दैट रेडिएशन आर कॉल्ड आयोनाइजिंग रेडिएशन। और आयोनाइजिंग रेडिएशन कितने तरह का होता है वो सारा चीज आपको आगे बताएंगे। ये हमारा सिर्फ सीन शॉट है, क्या है नहीं है वो सारा चीज आपको एक पोर्शन में मिलेगा। फिर आते हैं क्या, तो केमिकल्स। बहुत सारा केमिकल्स भी होता है जो कैंसरस होता है, जैसे टार एक केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ से मिलता है हम लोगों को, सिगरेट से मिलता है। सिगरेट से मिलता है। इससे ये पता चला कि जैसे आप क्या करो ना कि एक इस तरीके का पोर्शन ले लो, हॉलो वाला पोर्शन। उसके बाद क्या करो ना, यहाँ पे एक सिगरेट को लो और सिगरेट को बर्न करो, और करने के बाद यहाँ से इस सिगरेट को फूंक मारो। जब फूंक मारोगे ना आप सिगरेट को, तो इसका जो धुआं निकलेगा ना, वो उस धुएं से साइड में ब्लैक सब्सटेंस यहाँ पे ये लिक्विड टाइप का क्या हो जाएगा ना, डिपॉजिट होने लगेगा। एक दिन में नहीं होगा, कुछ समय लगेगा, या फिर 4-5 सिगरेट को करेंगे तो हमें क्लियर दिखाई देगा। ये जो ब्लैक सब्सटेंस जो डिपॉजिट हो जा रहा है यहाँ पे ना, इसे ही बोला जाता है क्या, टार। तो ये केमिकल सब्सटेंस है और ये हाइड्रोकार्बन का बना हुआ सब्सटेंस है। ये हमारे सेल्स को डिस्टर्ब कर सकता है और कैंसर कर सकता है, कैंसर पैदा कर सकता है। नेक्स्ट में आते हैं तो वायरसेस। वायरस में कौन वायरस है, तो पैपिलोमा वायरस। पैपिलोमा नाम का वायरस है जो क्या करता है, कैंसर कॉज करता है। फिर आते हैं हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी मतलब जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक से जीन के जीन सीक्वेंस आप पढ़े होंगे 11th क्लास में। जीन सीक्वेंस में क्या होता है ना, डिस्टरबेंस आ जाता है, एबनॉर्मलिटी आ जाता है, या उसका जो पैटर्न होता है ना, जीन के सीक्वेंस करने का पैटर्न, वो डिस्टर्ब हो जाता है, चेंजेज हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें क्या मिल सकता है, कैंसर। तो कैंसर इज अ जेनेटिक डिजीज समटाइम्स, मतलब समटाइम्स कैंसर इज अ जेनेटिक डिजीज। याद रखना, जेनेटिक डिजीज भी इसे बोला जाता है। अब आते हैं फिर क्या है, डिटेक्शन क्या है, इसको कैसे पता करेंगे कि कैंसर हो गया है। तो सबसे पहले होता है बायोप्सी। बायोप्सी क्या होता है बाबू, तो बायो मतलब होता है लाइफ, याद रखना, लाइफ मतलब टिश्यू। बायोप्सी में क्या किया जाता है ना, टिश्यू को कट कर दिया जाता है, जहाँ पे कैंसर होता है ना उस जगह के टिश्यू को ले लिया जाता है, और लेने के बाद फिर उसे एग्जामिन किया जाता है। कहाँ, हिस्टोपैथोलॉजी में भेज दिया जाता है। हिस्टो मतलब होता है टिश्यू। तो हिस्टोपैथोलॉजी, पैथोलॉजी मतलब वैसा जो पैथोजन के बारे में डिटेक्शन करे, जो हमें ये बताए कि कौन सा चीज किसकी वजह से हुआ है, उसे बोलते हैं पैथोजन, और उसी के पढ़ाई को बोलेंगे पैथोलॉजी। ठीक है ना, तो पैथोलॉजी क्या हुआ, समझ में आया। फिर आते हैं क्या, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका क्या है, सारा चीज लिखेंगे आपको। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी से बोला जाता है। एमआरआई क्या होता है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ये सारा चीज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एमआरआई क्या होता है, एक्सरे क्या होता है, ये सारे चीज से क्या हो सकता है ना, पता कर सकते हैं हम लोग कि किसे कैंसर हुआ है। नेक्स्ट में आता है तो पीसीआर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पीसीआर से अभी कोविड का टेस्ट भी हो रहा है कि अगर किसको कोविड है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, सेल को लिया जाता है या ब्लड सैंपल को लिया जाता है और लेने के बाद फिर इसके पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब डीएनए सीक्वेंस को ही पढ़ा जाता है इसके अंदर, ये समझिए आप। तो पीसीआर जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डिटेक्टिव ट्रीटमेंट है ये। इससे डिटेक्ट बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग कर सकते हैं कि कौन सा चीज़ कब हुआ। पीसीआर का एक बहुत बड़ा रोल क्या है ना, कि पीसीआर से सपोज करते हैं कि कल ही हमें वो इन्फेक्शन लगा और वो इन्फेक्शन हमें 2 महीने 4 महीने के बाद ही हमें दिखेगा उसका सिम्टम, तो आप कल जो लगा ना इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन आज भी आप आज पता कर सकते हो। 1 दिन का लगा हुआ इन्फेक्शन, 2 दिन का लगा हुआ इन्फेक्शन आप पता कर सकते हो। कैसे? पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। इसमें क्या होता है ना, सेलुलर लेवल पे काम किया जाता है, मतलब डीएनए के साथ कुछ काम किया जाता है, इसका चेकअप किया जाता है कि कौन सा चीज़ कैसे उसका सीक्वेंस है। फिर नेक्स्ट में आते हैं तो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, तो ट्रीटमेंट में आते हैं तो सर्जरी होगा, रेडिएशन होगा और सिस्टेमिक्स होगा। मतलब सर्जरी से इसका ट्रीटमेंट होगा, बोलते हैं ना सर्जरी। सर्जरी मतलब क्या होता है, सीजर लगा के उसे कट कर देना, रिमूव कर देना, रिमूवल ऑफ टिश्यू या सेल या कोई भी ग्लैंड्स या कोई भी पोर्शन, उसे रिमूव कर देना, दिस इज कॉल्ड एज सर्जिकल सर्जरी। और रेडिएशन आते हैं तो रेडिएशन का मतलब होता है क्या, इसके ऊपर रेडिएट करना, मतलब यहाँ पे रे भेजना, जहाँ पे जो सेल इन्फेक्टेड हो गया ना, वहाँ पर रे भेजा जाता है बहुत दिनों तक, तो उसे बोला जाता है रेडिएशन। और जिसे बोला जाता है केमोथेरापी भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आता है तो सिस्टेमिक्स में आएगा क्या, आपको केमोथेरापी आएगा। केमोथेरापी मतलब केमिकल्स डालकर उसका थेरेपी किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। हार्मोथेरापी होता है, हार्मोन्स डालकर किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये क्या होता है, सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऐसा एंटीबॉडी होता है जो कैंसरस सेल को रोक दिया जाता है और नॉर्मल सेल को हिफाजत किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, एंटीबॉडी डाला जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो कैंसर सेल होगा, कैंसर वाला सेल होगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और जो नॉर्मल सेल होगा उसको प्रिवेंट कर लिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। अल्फा इंटरफेरेंस क्या होता है, तो अल्फा इंटरफेरेंस भी वही होता है, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे कैंसरस सेल को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, ख़त्म कर देता है और फिर उसे क्या करता है, हिफाजत देता है। मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल सेल होगा उसे वो प्रोटेक्ट करेगा। आते हैं आप, इतना सारा चीज़ तो हम लोग देख लिए, मेन चीज़ क्या होता है, कैंसर का ये तो हम सारा पोर्शन देखे थे कि क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा। सबसे पहले ये तो जाने कि कैंसर होता है क्या है। तो कैंसर क्या है, इट इज़ द डिजीज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर क्या होता है ना बाबू, कुछ भी नहीं है, जब हमारा बॉडी, हमारा सेल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करने लगे, हमारा सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगे बगैर रुके हुए, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज कैंसर। अब उसमें भी कैंसर होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले जब वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन दिखाएगा ना, तो वो बन जाएगा क्या, ट्यूमर। जब हमारा सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन दिखाएगा तो वो बन जाएगा ट्यूमर। अब ट्यूमर 2 तरह का होता है, क्या क्या होता है ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे, बट ये समझिए आप कि जैसे ये डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद एक मास का कलेक्शन बता देगा, कलेक्शन ऑफ टिश्यू, एक जगह पे टिश्यू का कलेक्ट हो जाना, वो होता है ट्यूमर। सेल लॉस द एबिलिटी ऑफ प्रोलिफरेशन, मतलब सेल डिवीजन। सेल जो होगा ना वो लॉस हो जाए, लॉस कर देगा अपने सेल डिवीजन करने का, सेल लॉस कर देगा। याद रखना प्लीज, लॉस क्यों कर दे रहा है, इसलिए कर दे रहा है क्योंकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम आ गया है, मतलब हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन उससे खत्म हो गया हुआ है, इस वजह से वो अपने इंफॉर्मेशन को खो दिया, इस वजह से वो लॉस कर दे रहा है सेल डिवीजन करने का। मतलब सेल डिवाइड रुकेगा या नहीं रुकेगा, वो अनकंट्रोल हो जाएगा, इसलिए इसे बोला जाता है क्या, हेंस कैंसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखिए इसलिए बोला जाता है क्यों, हेंस कैंसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक डिजीज।
जेनेटिक डिजीज क्यों बोला जाता है? इसलिए क्योंकि जब हमारा सेल लॉस कर दे सेल डिवीजन करने का, या फिर बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड होने लग जाए और उसे कंट्रोल करने का लॉस कर दे, अपने प्रॉपर्टी को खो दे, अपने इंफॉर्मेशन को ख़त्म कर दे, वो क्यों होता है? जब हमारे डीएनए सीक्वेंस के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, जेनेटिक मटेरियल में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इस वजह से होता है। इसलिए इस वाले को क्या बोला जाता है? जेनेटिक डिजीज। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या? नॉर्मल जीन विच प्रिवेंट फ्रॉम कैंसर सेल आर कॉल्ड। हमारे बॉडी में दो नॉर्मल सेल है, मतलब दो नॉर्मल जीन, जीन मतलब सेल, तो जीन है दो नॉर्मल। पहला जीन कौन है? प्रोटो ऑन्कोजीन। याद रखना, प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो मतलब पहले, ऑन्को मतलब कैंसर, कैंसर से हिफाजत करने वाला, मतलब नॉर्मल सेल पहले था ना, तो उस कैंसर सेल से फिर नॉर्मल सेल में ला देना, उसे बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। और उसके बाद होता है क्या? ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब ट्यूमर को रोकने वाला, सप्रेशर मतलब रोकने वाला। तो ट्यूमर सप्रेशर जीन भी होता है जो क्या करता है? हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को या फिर ट्यूमर को क्या कर देता है? रोक देता है। क्यों? इंफॉर्मेशन उसके अंदर चला जाएगा वो वाला। तो फिर आते हैं क्या? तो ट्यूमर क्या होता है? तो इट इज द एक्स्ट्रा मास ऑफ टिश्यू। ये ट्यूमर है। तो ट्यूमर सबसे पहले तो हम आपको बता चुके हैं क्या होता है। जब सेल डिवीजन अनकंट्रोल होगा तो एक पोर्शन बनेगा, एक टिश्यू बनेगा, टिश्यू का एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा इस तरीके का, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्यूमर बोलेंगे। अब इट इज द एक्स्ट्रा मास ऑफ ट्यूमर, टिश्यू का ये एक्स्ट्रा मास होता है। दो तरह का होता है ट्यूमर। पहला बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन का मतलब नॉन कैंसरस ट्यूमर। याद रखना, बेनाइन मतलब समझिए कि बगैर इंफॉर्मेशन का, उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, बगैर डिजीज देने वाला, फ्री फ्रॉम डिजीज। याद रखिएगा। तो बेनाइन नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। उसके बाद मैलिग्नेंट होता है। इट इज कैंसरस ट्यूमर विच डिवीजन इज अनकंट्रोल्ड। यहाँ ये क्या है? कैंसरस ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर है जो क्या करता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन देता है। बस सिंपल याद रखेगा आप। तो याद क्या रखना है आपको? सिंपल क्या? बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी में बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है और बेनाइन ट्यूमर क्या होता है। तो बेनाइन ट्यूमर क्या होगा? जो नॉर्मल ट्यूमर होगा, मतलब नॉन कैंसरस ट्यूमर, और मैलिग्नेंट ट्यूमर वैसा होगा जो कैंसरस ट्यूमर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या? तो ये वाला चार्ट आपके लिए बनाया बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, देखना इसको। पहला क्या है? डिफरेंशिएशन। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। ये नॉर्मल सेल है और ये कैंसर सेल है। कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बीच में डिफरेंस पैदा करेंगे कि कब बोलेंगे कि ये कैंसर सेल है और कब बोलेंगे कि ये नॉर्मल सेल है। समझिएगा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? कि वो डिफरेंशिएट करना मतलब सेल डिवाइड करना, और सेल डिवाइड करने के बाद वो मैचुरेशन में जाना, मैच्योर हो जाने के बाद फिर सेल डिवीजन रुक जाना, उसे ही बोलते हैं क्या? डिफरेंशिएशन। याद रखना, मतलब सेल जो तैयार हुआ है ना, वो कंप्लीट बन जाए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रख ले अपने अंदर, उसे ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन। नॉर्मल कैंसर सेल में ये चीज़ नहीं होगा। क्या होगा? कैंसर सेल में नो लिखा हुआ है ना, इससे ये पता चला कि कैंसर सेल में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि वो सबसे मतलब एबनॉर्मल सेल बनाता चला जाएगा। सेल डिवीजन कर रहा है तो कर रहा है, पीक लेवल पे चला जाएगा। कोई भी उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप नॉर्मल, अगर सेल डिवाइड हो रहा है तो उसको कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, कंप्लीट सेल बनना चाहिए, नहीं एबनॉर्मल सेल होगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा नहीं होगा, न्यूक्लियस होगा नहीं होगा, कुछ पोर्शन होगा नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। सारा चीज ऐसे वो डेवलप होता चला जाएगा। किसमें? तो कैंसर सेल में। याद रखिएगा। फिर क्या है? तो न्यूक्लियस क्या होगा? तो नॉर्मल होगा, इसके अंदर एबनॉर्मल होगा, इसलिए क्योंकि अनकंट्रोल हो रहा है ना, तो नॉर्मल नहीं होगा, इसके अंदर एबनॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल से हटेगा तो एबनॉर्मल होता है। ट्यूमर फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। किसमें? नॉर्मल सेल में कोई भी ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होता है। कैंसर सेल में क्या होगा? ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। फिर आते हैं तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है? तो वैसा इनहिबिशन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सिंपल ये समझो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है। देखो,
It is the stopping of cell division when 2 to 3 normal cell come in contact। मतलब ये हुआ ना कि जैसे सपोज करते हैं ये हमारा है क्या, एक सेल डिवाइड होने वाला है, तो ये सेल डिवाइड होने वाला है, तो सपोज करो चलो डिवाइड हो जाएगा, बहुत सारा सेल बना दिया, मगर ये सेल डिवाइड होने के बाद ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा वो किस पे डिपेंड करता है, इसके पड़ोसी वाले सेल पे। ये वाला सेल जो है ना, ये सब सेल इसके साथ कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट होने के बाद इसका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसको कि अब हमें रुक जाना है, क्योंकि हमारा पड़ोसी कैसा है, हमारा पड़ोसी अच्छा वाला सेल है, इसीलिए रुक जाना है, तो वो रुक जाएगा, उसे ही बोलेंगे क्या, कॉन्टेक्ट टू इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब रुक जाना, इनहिबिट कर देना, रोक देना। ग्रोथ फैक्टर क्या है, तो कॉन्टेक्ट टू इनहिबिशन नॉर्मल सेल में होगा और इसके अंदर कोई भी कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं होगा। मतलब जैसे नॉर्मल हमारा ये नॉर्मल सेल है ना, इस नॉर्मल सेल के साथ जैसे टच होगा ना, तो हमारा नॉर्मल सेल जो डिवाइड हो रहा है वो रुक जाएगा, फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, जितना डिवाइड होने का जरूरत था वो हो गया। मगर कैंसर सेल में ऐसा कुछ नहीं है, उसको इस वाले पड़ोसी सेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करता रहेगा। ग्रोथ फैक्टर क्या होता है, तो ग्रोथ फैक्टर इसमें रिक्वायर्ड होता है, इसमें नहीं रिक्वायर्ड होता है। ग्रोथ फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर तो ऐसी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन आ गया हुआ है, वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर ही रहा है, तो उसको ग्रोथ फैक्टर की क्या जरूरत है, वो तो कर ही रहा है, मगर ये तो रुक जा रहा है ना, तो इसे ग्रोथ करने का फैक्टर भी चाहिए, क्योंकि जब सेल डिवीजन रुकेगा तो फिर वहाँ से अपना एक डिफ्रेंसिएशन दिखाएगा। अब ये बड़ा होने लगेगा, जब मैच्योर होगा, तो मैच्योर होने का मतलब क्या हुआ कि ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ होने के लिए जो जो फैक्टर चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, सारा चीज चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट होगा उसका नॉर्मल सेल को। एंजियोजेनेसिस क्या होता है, तो एंजियोजेनेसिस पहले ये समझो, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल। एंजियो मीन्स होता है क्या, एंजियो मीन्स होता है वेसल, याद रखना, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो एंजियोजेनेसिस जैसे बोलते थे ना, एंजीना पेक्टोरिस, एंजीना पेक्टोरिस में क्या हो रहा था, जो हमारा वेसल था ना उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जा रहा था, तो उसे बोलते थे एंजीना पेक्टोरिस। तो यहाँ पे एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है क्या, वेसल, और याद रखना एंजियोलॉजी भी होता है, या एंजियोलॉजिस्ट डॉक्टर ऑफ ब्लड वेसल, या एंजियोलॉजी डॉक्टर ऑफ स्टडी ऑफ वेसल, ब्लड वेसल के बारे में पढ़ने को एंजियोलॉजी बोला जाता है। तो वेसल है, फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि एंजियोजेनेसिस नॉर्मल सेल में नहीं होगा, मतलब जो नॉर्मल सेल होगा ना आपका, उसमें कोई भी क्या होगा, वेसल नहीं बनेगा, ब्लड वेसल नहीं तैयार होगा। मगर इसके अंदर क्या होगा ना कि ब्लड वेसल तैयार करेगा, और ब्लड वेसल तैयार जब हो गया वो, तो उससे फिर बैक आना भी तो मुश्किल है, क्योंकि उसको तो न्यूट्रिशन मिलेगा ही, ब्लड वेसल से जाएगा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मिलेगा तो और भी ज़्यादा वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, पीक लेवल पे चला जाएगा, फिर हमारे सेल को सारे को डिस्टर्ब कर देगा। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ अ बॉडी। एक जगह से दूसरी जगह जाना कैंसर सेल को, उसे ही बोलते हैं मेटास्टेसिस, याद रखना। मेटास्टेसिस का मतलब क्या हुआ कि वैसा माइग्रेशन, जस्ट लाइक माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाना। मतलब ये हुआ ना कि नॉर्मल सेल में ये चीज़ नहीं होगा, अब नॉर्मल सेल में मतलब कैंसरस सेल में ये होगा। इससे ये पता चला कि जो हमारा कैंसर सपोज करते हैं यहाँ पे हुआ, तो ये कैंसर फिर कुछ दिनों के बाद दूसरे जगह भी जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है। वो है किसका खासियत, मेटास्टेसिस। और वो मेटास्टेसिस कौन दिखाएगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर, याद रखना। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर है ना, तो एक जगह पे अगर कैंसरस ट्यूमर होगा, तो एक जगह पे ट्यूमर होगा ना, वो दूसरे जगह पे ट्रेवल कर जाएगा। सपोज करते ये आपका हाथ पूरा डिस्टर्ब हो चुका है कैंसर से, यहाँ से आप ऑपरेट करके इसको हटा दीजिए। हटाने के बाद क्या होगा ना, कुछ दिन के बाद आपको पता चला क्या कि वो एक्चुअली में दूसरे जगह ट्रेवल कर चुका था और वहाँ पे वो डिवाइड कर रहा था। अब क्या हुआ, ये जैसे कटेगा, उसके बाद क्या हुआ, दूसरी जगह आपको कैंसर दिखेगा कि अरे यहाँ पे भी कैंसर हो गया। तो इस चीज़ को ही बोलते हैं क्या, मेटास्टेसिस। तो स्टूडेंट अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कैंसर के ऊपर। टाइप्स ऑफ कैंसर में क्या होता है ना, पहला कैंसर है हमारा कार्सिनोमा। कार्सी याद रखना, कार्सी और ओमा, ओमा मतलब होता है ट्यूमर, क्या होता है, ट्यूमर। और कार्सी यहाँ पे वर्ड लिख रहा है क्या, कार्सी वर्ड जब भी रहे ना तो समझना कि कैंसरस ट्यूमर है।
तो कैंसरस ट्यूमर को क्या बोलेंगे? कार्सिनोमा। क्या लिखा हुआ है? अ कैंसर अराइजिंग इन द एपिथेलियल एपी मतलब होता है अप ऑन ऊपर, थेलियल मतलब लेयर, ऊपर वाला लेयर जो होता है ना, ये इसको बोला जाता है एपिथेलियल टिश्यू। या फिर कोई भी वेसल है या डाइजेस्टिव ट्रैक है या कोई भी ट्रैक है ना, उसका अंदर वाला जो पोर्शन होगा ना उसे बोलेंगे एपिथेलियल। तो अ कैंसर अराइजिंग इन द एपिथेलियल टिश्यू ऑफ द स्किन का, और या लाइनिंग इंटेस्टाइनल ऑर्गेन इंटेस्टाइनल ऑर्गेन है ना, उसका भी लाइनिंग अंदर का इंटरनल ऑर्गेन, मतलब इंटरनल ऑर्गेन का इंटरनल लाइनिंग, वो क्या कहलाएगा हमारा? एपिथेलियल। और उसमें जो कैंसर होगा ना उसे बोलेंगे कार्सिनोमा। अबाउट 85% ऑफ ऑल ट्यूमर आर कार्सिनोमा। 85% तक जो भी कैंसर होता है ना वो सारा कौन सा टाइप का है? कार्सिनोमा है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर। याद रखें आप। स्किन कैंसर, मतलब स्किन कैंसर जो हुआ ये क्या है? कार्सिनोमा है। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, और पैंक्रियास कैंसर हो गया, इंटेस्टाइनल कैंसर हो गया। ये सब कैंसर क्या हो जाएगा ना आपका? एपिथेलियल टिश्यू वाला हो जाएगा, मतलब कार्सिनोमा। याद रखना इस चीज को। अब आते हैं सारकोमा। ओमा वर्ड तो यहाँ पे भी क्या दिखाएगा आपको? ट्यूमर दिखाएगा। सारकोमा, सार मतलब होता है टिश्यू। अब ये टिश्यू होगा तो एपिथेलियल को छोड़कर जो भी होगा ना वो कहलाएगा आपका सारकोमा। याद रखना, मतलब एपिथेलियल टिश्यू का, लाइनिंग वाला टिश्यू का जो कैंसर होगा उसे बोलेंगे कार्सिनोमा। और उसके बाद कोई भी टिश्यू हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है ना, गोश्त के अंदर हो जा रहा है, मसल के अंदर हो जा रहा है, तो वो कहलाएगा आपका क्या? सारकोमा। मतलब टिश्यू, या यहाँ पे लिखो आप मसल। तो मसल का जो आपका टिश्यू कैंसर होगा ना उसे बोलेंगे क्या? सारकोमा। इट इज द कैंसर ऑफ कनेक्टिव और मस्कुलर टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू, मतलब बोन हो गया, ये क्या है हमारा? बोन हो जाता है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू में आता है। उसके बाद फिर आते हैं तो लिपिड वाला जो भी मेम्ब्रेन आ जाता है, लिपिड कैंसर। लिपिड वाला मतलब फैट वाला, फैट टिश्यू पे जो कैंसर होगा ना वो सारा कैंसर आपका बनेगा क्या? सारकोमा। एग्जाम्पल में बोन ट्यूमर हो गया, कैंसर ऑफ लिम्फ नोड, मतलब बोन ट्यूमर वाले कैंसर को हम लोग बोलेंगे क्या? सारकोमा। और कैंसर ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ आपको पता है जो क्या करता है? एक फ्लूइड होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो भी वेसल होता है। नोड क्या होता है ना, तो समझिए यहाँ पे, यहाँ से कंप्लीट एक वेसल आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये सब एक जंक्शन बनाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोला जाता है। मतलब ये पूरे बॉडी में फैला हुआ है, पूरे बॉडी में फैला हुआ है। ये हमें क्या देता है? इम्यूनिटी देता है। इसमें अगर कैंसर हो जाएगा ना, लिम्फ, तो आपको पता है लिम्फ क्या होता है? तो बॉडी फ्लूइड बोला जाता है उसे। तो लिम्फ वाले नोड में अगर कैंसर हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कैंसर इन लिम्फ नोड, मतलब सारकोमा का एग्जाम्पल हो जाएगा। कैंसर ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में जो भी आएगा ना वो सारा क्या हो जाएगा आपका? सारकोमा वर्ड आ जाएगा। याद रखना इस चीज को। अब आते हैं कि अब किस में आएंगे हम लोग? तो ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है? ल्यूक मतलब ये होता है वाइट। मिया का मतलब होता है एबनॉर्मल। समझिए यहाँ पे, इट इज ब्लड कैंसर, इन इट देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ WBC। WBC का एबनॉर्मल इंक्रीमेंट होने लगेगा तब हम लोग क्या बोलेंगे? ल्यूकेमिया। एबनॉर्मल क्यों हो जाता है ये? इसलिए क्योंकि ये वाले WBC में ना हम लोग को मिलेगा क्या? न्यूक्लियस। अब ये इस WBC में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस को तो इंफॉर्मेशन होता है डिवाइड करने का, डिवाइड करता है, ये कंप्लीट डिवाइड करके अपना एक सेटअप तैयार करता है। उसके बाद उसी में अगर एबनॉर्मलिटी पाया जाता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से वो एबनॉर्मल इंक्रीज करता चला जाता है। और इसमें क्या होगा ना कि मैक्सिमम जब WBC ल्यूकेमिया होगा ना तो उसमें मैक्सिमम WBC क्या हो जाएगा ना? एबनॉर्मल ग्रोथ का रहेगा।
वो कंप्लीट अच्छे से वेल डेवलप नहीं रहेगा, तो वो कहलाएगा हमारा क्या, ल्यूकेमिया। याद रखना इस चीज को। कैंसर ऑफ कॉजेज ऑफ कैंसर उसे क्या बोला जाता है, कार्सिनोजेन। कार्सिनोजेन का मतलब ये हुआ कि वैसा सब्सटेंस जो कैंसर पैदा करता हो, कैंसर देता हो, उसे कार्सिनोजेन बोलते हैं। The factor which cause transformation of normal cell into cancerous cell are called carcinogen. नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल में बदल दे उसे बोला जाता है क्या, कार्सिनोजेंस। अब ये नियोप्लास्टिक सेल भी बोला जाता है, इसे नियोप्लास्टिक सेल। मतलब ये नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल में बदल देगा ना, उसे बुलाया जाता है नियोप्लास्टिक सेल भी बुलाया जाता है, याद रखिएगा। फिजिकल एजेंट्स, फिजिकल एजेंट क्या है, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन। फिजिकल एजेंट में क्या होगा, कैसे कॉजेज होगा, कैंसर कैसे होगा, तो पहला है आयोनाइजिंग रेडिएशन। वैसा रेडिएशन जो आयंस प्रोवाइड करता हो हमारे सेल के लिए, और आयंस जब प्रोवाइड करता है मतलब चार्जेस प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा ना कि आपके स्किन पे कैंसर हो सकता है। जैसे एक्सरे, एक्सरे ये बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी का वेवलेंथ होता है जो हमारे बॉडी के ऊपर फॉल करता है अगर, या फिर कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं या कोई भी चेकअप करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं चेस्ट का, हैंड्स का, तो उस पर बार बार अगर उस फ्रिक्वेंसी का रे जब फॉल करेगा ना, तो वो क्या होगा, अब हमारे सेल के इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देगा। जब सेल के इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब करेगा तो मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे जीन का सीक्वेंस क्या होगा ना, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, या एक जो सीक्वेंस है कोडिंग किया हुआ वो कोड वहां से हट जाएगा, तो क्या होगा ना कि एबनॉर्मल हो जाएगा। मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या कर दिया, फिजिकल एजेंट बन गया, किसके लिए, कैंसर पैदा करने के लिए। तो हमेशा नहीं करवाना चाहिए आदमी को क्या चीज़, एक्सरे नहीं करवाना है, जब जरूरत पड़े तभी एक्सरे करवाना चाहिए। या फिर सोनोग्राफी होता है ना, अल्ट्रासाउंड, उससे भी कैंसर होता है। गामा रे, गामा रे बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी रे है, इससे भी क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ से बचना चाहिए इंसान को। नॉन आयोनाइजिंग में क्या हो जाएगा, रेडिएशन लाइक यूवी रेडिएशन। यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है ना, वो कॉज करता है किसको, डीएनए डैमेज रिजल्टिंग इनटू कैंसर। मतलब क्या हुआ ना कि यूवी रे जो होगा ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वो हमारे सेल को, हमारे सेल के डीएनए के सीक्वेंस को चेंज कर देगा। मतलब डीएनए के बिहेवियर को चेंज कर देगा, चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, वो कैंसर का रूप ले लेगा एक। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। केमिकल एजेंट्स में आते हैं, तो केमिकल एजेंट्स में क्या मिलेगा आपको, तो टोबैको स्मोक मेजर कॉजेज ऑफ लंग्स कैंसर। लंग्स के कैंसर होने का सबसे ज़्यादा मेजर कॉजेज क्या है, टोबैको। इसलिए क्योंकि इस टोबैको से या फिर स्मोक से क्या निकलता था, टार निकलता था। टोबैको के अंदर भी क्या होता है, टार होता है, जिसे बर्न करते हैं ना, बर्निंग के साथ हम लोग इनहेल करते हैं ना, तो उससे टार निकलता है जो क्या करता है, कार्सिनोजेन है, कैंसर कॉज कर देगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक होता है क्या, विनाइल, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है ना, C2, ऐसे समझो फॉर्मूला के फॉर्म में, यह है हमारा विनाइल क्लोराइड, और ये इससे क्या बनता है, तो प्लास्टिक बनता है। ये प्लास्टिक बनता है, ये भी हमारे केमिकल्स, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स आ जाता है अगर प्लास्टिक वाला यूज हम लोग करते हैं ज़्यादातर। तो प्लास्टिक, गर्म प्लास्टिक को यूज करने से बोलते हैं ना कैंसर हो जाता है। तो ये विनाइल क्लोराइड से क्या होता है ना, याद रखना आपको, ये विनाइल क्लोराइड क्या कर देगा, कॉज लीवर कैंसर। ये विनाइल क्लोराइड लीवर कैंसर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लीवर कैंसर आपको विनाइल क्लोराइड से हो जाएगा। तो प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, या जो भी हमारे फूड लेवल पे जो प्लास्टिक होता है ना, एक फूड लेवल का भी प्लास्टिक होता है, एक नॉन फूड लेवल का प्लास्टिक होता है जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो फूड लेवल का जो प्लास्टिक होता है ना, जो हमारे लिए चल सकता है, जैसे घर में टंकी लगाएं तो वो फूड लेवल का ये प्लास्टिक है। तो उससे क्या होगा ना कि जो अगर टंकी हीट करेगा तो उससे कोई भी केमिकल सीक्रेट नहीं होने वाला है। मगर जो फूड ग्रेड या फूड अनग्रेड प्लास्टिक हो, एक हो गया फूड ग्रेड प्लास्टिक, एक हो गया फूड अनग्रेड प्लास्टिक।
या अनफूड ग्रेड प्लास्टिक, वो वाला प्लास्टिक होगा ना वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा और वहीं से क्या निकलेगा, विनाइल क्लोराइड निकलेगा जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए ये सब चीज़ का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या आता है, तो कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजीन वायरस। बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या होता है ना कि कैंसर कॉज करने वाले जीन को क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या होता है ना, कैंसर कॉजिंग वायरसेस को क्या बोला जाता है, ऑन्कोजीन। आपको बता चुके हैं ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैव जीन कॉल्ड ऑन्कोजीन, उसके पास क्या है, ऑन्कोजीन है, विच कैन कॉज कैंसर, क्या करेगा वो, कैंसर कॉज करेगा। इसलिए क्योंकि उसके पास कौन सा जीन है, ऑन्कोजीन कैंसर है, मतलब ऑन्कोजीन है मतलब वैसा जीन जो कैंसर को कॉज करता हो। ऑन्को मतलब कैंसर होता है। सेवरल जीन कॉल्ड सेलुलर ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन भी होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है, हमारे सी ऑन्क बोला जाता है, और प्रोटो ऑन्कोजीन भी बोला जाता है सेलुलर ऑन्कोजीन को, हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल के अंदर भी होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। उस एजेंट्स को किस नाम से जानेंगे, सेलुलर ऑन्कोजीन या फिर प्रोटो ऑन्कोजीन, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इससे ये समझ में आया कि नॉर्मल सेल हो वो भी ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स रखता है वो, और वायरसेस हो जाएगा, वायरस इंटर करेगा तो वायरस से तो होगा ही। उसके बाद फिर आते हैं तो टोबैको स्मोक से भी हो जाता है, और फिर विनाइल क्लोराइड हम लोग देखें, और आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो आपसे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो यहाँ से आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि कौन होता है आयोनाइजिंग और कौन होता है नॉन आयोनाइजिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या दीजिएगा आप, गामा रे आपको एग्जाम्पल में दे देगा ऑप्शन में, तो गामा रे आपका हो जाएगा आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग में कौन हो जाएगा, तो यूवी रेडिएशन हो जाएगा। तो ये सारा चीज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये सारा चीज को अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा, और नोट्स बनाइए कंप्लीट, ताकि आपको एग्जाम के समय में बहुत आसानी से कवर हो जाए आपका पोर्शन, ठीक है ना। आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, और शॉर्ट ट्रिक हो, एक बार देखिए आपको सारा चीज़ कवर हो जाएगा। और एनसीईआरटी को तो आपको 10 बार 20 बार 50 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ना होगा, उसके बाद ये जो नोट्स है ना ये कंप्लीट एनसीईआरटी ही है, मगर एनसीईआरटी पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये पढ़िएगा ना तो आपको बहुत आसान लेवल पे आपको 100% लाइन बाय लाइन याद हो जाएगा, इट्स माई गारंटी। ओके, तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर वो हमारा रहेगा नंबर कितना रहेगा, लेक्चर नंबर रहेगा हमारा 10। उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जीन्स के बारे में, जो कैंसर के बारे में जो छूट गया है वो, और उसके बाद फिर हम लोग डिजीज के पोर्शन को पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में भी जानेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।